हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरा एक और सेकंड चैनल भी मौजूद है जिसका नाम मांगा ओए 2 है, लेकिन अभी तक मैंने उसके ऊपर कोई भी सीरीज को स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन कल से मैं उस चैनल के ऊपर भी न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ और कल से उस चैनल के ऊपर डेली 10 मिनट का एक एपिसोड आया करेगा। क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हो कि जब मैं एक लॉन्ग 1 आवर की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी सीरीज कंटिन्यू करूंगा ताकि आप लोगों को बोर होना ना पड़े, और इस चैनल के ऊपर मैं लॉन्ग वीडियोस ही बनाया करूंगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ब्लेड सेंट किंग से बोल रहा होता है, किंग ऑफ डेथ, क्या आप श्योर हो कि आप अपने साथ वहां पर इस लड़की को लेकर जाने वाले हो? क्योंकि जिस भी वर्ल्ड को चूज किया जाएगा उसके ऊपर टोटल 4 लोग ही जा सकते हैं। जिसके बाद ब्लेड सेंट एली को देखते हुए सोच रहा होता है, ये लड़की तो वही है जो कि प्रीवियस नाइट में किंग ऑफ डेथ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और ये शायद मुझसे काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद वो एली से बोलता है, मैम आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अब किंग ऑफ डेथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि हम दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। तो ये सुनकर एली किम से बोलती है, मिस्टर किम क्या ये बात सच है? तो किम भी बोलता है, हाँ अब तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है, किम जैसा कि इस मैनेजर ने बताया है कि जो भी पर्सन इन यूनिवर्स में मर जाएगा उनकी रियल वर्ल्ड में भी डेथ हो जाएगी। तो क्या तुम वाकई इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? अगर तुम इस लड़की को अपने साथ ले जा रही हो तो तुम्हें इसकी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो ये सुनकर जिन बोलता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगा और आप फिक्र मत कीजिए, ये एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट मेडिसिन मेकर है। जिसका बाद एम्परर बोलता है, किम तुमने सही कहा, एली सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एल्केमिस्ट है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन किंग मौजूद है इसकी स्किल्स भी एली की जितनी पावरफुल नहीं है और एली इससे भी ज्यादा बेहतरीन एल्केमी मास्टर है। जिसके बाद हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और ब्लेड सेंट को देखकर किम अपनी स्किल को इसके ऊपर यूज करता है और किम अपनी स्टेटस विंडो में देखता है कि ब्लेड सेंट इस वक्त किम के बारे में ही सोच रहा होता है कि किंग ऑफ डेथ एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है और अगर उसने इस लड़की को चूज किया तो इसका मतलब है कि ये लेडी भी सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मेडिसिन मेकर होगी और मुझे किंग ऑफ डेथ के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, मेरी स्किल तो काफी कमाल की है, मैं सोचा नहीं था कि मैं लोगों की थॉट्स को भी रीड कर पाऊंगा। जिसके बाद हम मेडिसिन किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर ये बास्टर्ड किंग ऑफ डेथ है कौन? इसने यहाँ पर मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है और इसने मेरे बारे में कोई भी बात नहीं की, जबकि ये इस लड़की की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है। जिसके बाद वो बोलता है, ओए बच्चे क्या तुम जानते भी हो आजकल तुम जैसे नौजवान लड़कों को सभी लोग टैलेंटेड पर्सन समझते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम लोगों के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा एक बच्चा मेरे साथ चल सकता है। और यहाँ पर तुमने इस लड़की को चूज किया है जो खुद अभी एक बिगिनर है। अगर तुम दोनों ही अगले फ्लोर पर जाओगे तो तुम दोनों ही मारे जाओगे और मैं इस चीज को अलाउ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी को भी अपने साथ चलने की परमिशन नहीं दे सकता। और यह देखकर ब्लेड सेंट उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उल्टा ब्लेड सेंट के ऊपर ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, ब्लेड सेंट अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन मेडिसिन को रेडी करता रहूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मैं इन बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। और इस पर्सन की ऐसी बातें सुनकर किम सोच रहा होता है, आखिर ये बार बार बच्चा किसे बोल रहा है। लेकिन हम देखते कि एली को मेडिसिन किंग की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सामने आकर काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, मेडिसिन किंग आखिर आप किंग ऑफ डेथ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? किंग ऑफ डेथ सच में एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है और उन्होंने अकेले ही बहुत ही ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट कर दिया है जिन्हें टॉप 5 गिल्ड्स भी इतने सालों में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो कोई भी हक नहीं कि आप किंग ऑफ डेथ की इस तरीके से बेइज्जती करो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन मैं किंग ऑफ डेथ के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। और हम देखते हैं कि पैलेटिन भी सामने आता है और वो बोलता है, मेडिसिन किंग एली सही कह रही है, भले किम एक बहुत ही ज्यादा यंग लड़का है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसने अकेले ही 20 फ्लोर तक को कंप्लीट कर दिया। लेकिन पैलेटिन की बात सुनकर मेडिसिन किंग पैलेटिन से बोलता है, सिक्योरिटी गिल्ड के गिल्ड मास्टर तुम्हें मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम और तुम्हारी पूरी गिल्ड मेरे ही डिपार्टमेंट से अपने लिए एलेक्सर बाय करती है और अगर मैंने तुम्हारे साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो तुम्हारी गिल्ड कभी भी मुझसे पोशंस को बाय नहीं कर पाएगी। और शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं पूरी कंट्री का नंबर 1 एल्केमी मास्टर हूँ। तो ये सुनकर पैलेटिन भी बिल्कुल खामोश हो गया होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जिसके बाद हम एम्परर को देखते हैं जो कि किम से बोल रहा होता है, किम आखिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है कि तुम्हें इस मेडिसिन किंग को खामोश करवाना चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, मैं इस वक्त कुछ भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ पर मौजूद सभी लोग इसे लाइव देख रहे हैं, लेकिन इस बारे में इस मेडिसिन किंग को नहीं पता है और अर्थ पर जितने भी लोग
लोग मौजूद हैं वो सभी मेडिसिन किंग के बारे में ही बात कर रहे होंगे और इस वक्त मेडिसिन किंग की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है और ये एक सही मौका है जहाँ पर मैं एली को एक नई मेडिसिन क्वीन की तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेडिसिन किंग के रिटायर का वक्त हो चुका है और अब उसकी जगह एली को मिल जानी चाहिए। और ऐसे वक्त किम बोलता है, दोस्तों मुझे लगता है कि तुम लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम एक छोटा सा मैच करवा लें। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन किम बोलता है आप लोगों को इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ मेडिसिन मौजूद है और यहाँ पर मेडिसिन किंग और एली के दरमियान में मुकाबला होगा और आप दोनों में से जो कोई भी बेहतरीन मेडिसिन को रेडी करेगा वो इस मैच का विनर होगा। लेकिन ये सुनकर एली काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, किंग ऑफ डेथ आखिर ये आप क्या कर रहे हो, वो मेडिसिन किंग है और मैं उससे कभी भी नहीं जीत सकती। लेकिन ये सुनकर किम उसे कंधों से पकड़ता है और वो बोलता है, एली मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेडिसिन किंग को भी हरा सकती हो, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। तो ये सुनकर एली भी इसके लिए मान जाती है और वो बोलती है, किंग ऑफ डेथ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों का मैच स्टार्ट हो गया होता है और इसी के साथ इन दोनों को बताया जा रहा होता है इस मैच के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप दोनों को ही हेल्थ को रिकवर करने के लिए कोई एक मेडिसिन रेडी करनी है और जिस भी पर्सन की मेडिसिन की रैंक ज्यादा हाई होगी वही इस मैच का विनर होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग एली के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें क्या लगता है ये लड़की सिर्फ एक बिगिनर है, क्या ये सच में मेडिसिन किंग को हरा पाएगी? और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ये लड़की बहुत ही जल्दी इस चीज में हार जाएगी और शायद किंग ऑफ डेथ को इस लड़की को चूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी वक्त हम यहाँ पर काउंटर्स को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया होता है और वो लोगों से बोल रही होती है, चलिए जल्दी कीजिए और आकर यहाँ पर बैट लगाइए, जीतने वाले पर्सन को उसकी प्राइस की डबल अमाउंट दी जाएगी। और जितने भी लोग होते हैं वो सभी मेडिसिन किंग के ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि विच किम के पास चली जाती है और वो बोल रही होती है, किम आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की मेडिसिन किंग को हरा पाएगी? और आखिर तुम्हें इस मैच की जरूरत ही क्या थी, तुम वैसे ही बात करके इस मामले को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये सुनकर किम हंस रहा होता है और वो बोलता है, विच फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने इस मैच को इसलिए रखवाया क्योंकि तुम जानती हो कि इस वक्त सभी लोग हमें लाइव देख रहे हैं और ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर मैं एली की स्किल्स को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मेडिसिन किंग बोलता है, मैंने अपनी मेडिसिन को कंप्लीट कर लिया है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सभी लोगों को काफी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस मेडिसिन को दिखा रहा होता है और हमें इस मेडिसिन के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में एक मिस्टिक रैंक का पोशन होता है जो कि किसी भी इंसान की हेल्थ को बहुत ही तेजी से रिकवर कर सकता है। और इस पोशन को देखकर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो मेडिसिन किंग की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और ये सुनकर मेडिसिन किंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें एली को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, मैंने अपनी मेडिसिन को कंप्लीट कर लिया है और हमें दिखाया जाता है कि एली की मेडिसिन में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकल रही होती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें बताया जाता है कि एली ने जिस पोशन को रेडी किया है वो असलियत में एक लेजेंडरी रैंक का पोशन है जिसे रेडी करना किसी नॉर्मल अल्केमिस्ट की बात नहीं है। और इस पोशन को देखकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या ये लड़की सच में एक बिगिनर है? अगर ये लड़की वाकई एक बिगिनर है तो इसने एक लेजेंडरी रैंक के पोशन को कैसे बना दिया? और ये सब देखकर मेडिसिन किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी वक्त एली मेडिसिन किंग के पास आती है और वो बोलती है, ओ तो तुमने ये मेडिसिन रेडी की है। जिसके बाद वो मेडिसिन किंग से उसके पोशन को ले लेती है और वो उसे देखते हुए बोल रही होती है, ये पोशन तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और इस जैसे पोशन को तो कोई भी अल्केमिस्ट बना सकता है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे इतने बड़े अल्केमिस्ट से सिर्फ इतने लो रैंक का पोशन रेडी हुआ है। इसके बाद वो उस पोशन को मेडिसिन किंग को वापस दे देती है और इसी के साथ एली काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, मुझे लगता है शायद यही आपका लेवल है। और ये देखकर वो अल्केमिस्ट सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है, ये सभी लोगों के सामने मेरी बहुत ही बुरे तरीके से बेइज्जती कर रही है। जिसके बाद मेडिसिन किंग एली से बोलता है, लड़की तुम सिर्फ लकी थी जो तुमने इस लेजेंडरी पोशन को रेडी कर लिया। तो ये सुनकर एली बोलती है, ओए बुढ़े क्या तुम्हें ऐसा लगता है तो हमें एक सेकंड मैच करना चाहिए। तो ये सुनकर मेडिसिन किंग भी इसके लिए मान गया होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली ने दोबारा से एक लेजेंडरी रैंक के पोशन को रेडी किया होता है और मेडिसिन किंग ने इस बार सिर्फ एक रेयर मेडिसिन को क्रिएट किया होता है। और मेडिसिन किंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लड़की तुम एक बार फिर से लकी हो जो तुमने दोबारा इतने हाई रैंक का पोशन को बना लिया, लेकिन मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगा, हमें एक और मैच करना चाहिए और इस बार तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा एली ने एक और लेजेंडरी रैंक के पोशन को रेडी कर दिया होता है और इस बार दोबारा से मेडिसिन किंग ने सिर्फ एक मिस्टिक रैंक की पोशन को रेडी किया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हर बार तुम्हारा लक तुम्हारी मदद कैसे कर रहा है, हमें एक और मैच करना चाहिए। और ये देखकर ब्लिट्सेंट बोलता है, मेडिसिन किंग प्लीज रुक जाइए, आप पहले ही बहुत ही ज्यादा राउंड हार चुके हो। और ये सुनकर
मेडिसिन किंग रोना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है ब्लेड सेंट तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, जबकि तुम भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो और तुम भी यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है सर मैं भी पहले आप ही के जैसा था जो कि अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड करता था, लेकिन आपको भी इस चीज पर यकीन करना होगा कि आजकल के यंग लोग हमसे टैलेंट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। और ये सुनकर मेडिसिन किंग काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है ब्लेड सेंट तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और तुम उल्टा ही मुझे ही डांट रहे हो। और ये देखकर एली बोल रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी मेडिसिन किंग को इस तरह की सिचुएशन में देखूंगी और वो भी मेरी वजह से। लेकिन इसी वक्त काउंटेस एली के पास आ जाती है और वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है एली मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और आज के बाद तुम मेरी गिल्ड के लिए ही तमाम पोशंस को रेडी करोगी और मैं चाहती हूँ कि तुम जितने भी न्यू पोशंस को रेडी करो उन्हें हमारी गिल्ड में से ही सेल किया जाए और इसके बदले में तुम्हें जितने भी गोल्ड कॉइंस चाहिए मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मैम एली हम भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने न्यू पोशंस को हमें सेल करें और आपको इनके बदले में जितनी भी प्राइस चाहिए हम उन्हें पे करने के लिए तैयार हैं। और ये देखकर एली काफी ज्यादा टेंशन में आ गई होती है और इसी वक्त वो सभी लोगों को चिल्लाकर बोलती है प्लीज सब लोग खामोश हो जाइए, मैं आप में से किसी के साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। अगर कोई भी गिल्ड मेरे पोशंस को बाय करना चाहती है तो उसे पहले किंग ऑफ डेथ से बात करनी होगी और जिन लोगों के बारे में किंग ऑफ डेथ मुझे बताएंगे मैं सिर्फ उन्हें ही पोशंस को सेल करूंगी। तो ये सुनकर काउंटेस बोल रही होती है आखिर इसमें किंग ऑफ डेथ का क्या काम है जबकि पोशंस को तो तुम रेडी करने वाली हो। तो ये सुनकर एली बोल रही होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी गिल्ड मेरे पोशंस को बाय करना चाहती है तो उसे किंग ऑफ डेथ से बात करनी ही होगी और जिन लोगों को किंग ऑफ डेथ रिकमेंड करेंगे मैं उन्हें ही अपने पोशंस को सेल करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम बोलता है दोस्तों मुझे लगता है अब यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए अब हमें नेक्स्ट फ्लोर पर चलना चाहिए ताकि हम उस फ्लोर को कंप्लीट कर सकें। जिसके बाद वो मैनेजर भी उन लोगों के पास आ गया होता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है और अब तुम 4 लोग नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वाइपर जो कि एक गिल्ड मास्टर है उसके पास उसके स्टूडेंट्स आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप इन लोगों के साथ नहीं जाने वाले, आपको भी इनके साथ जाना चाहिए। और ये सुनकर वाइपर पहले तो बिल्कुल खामोश हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है डिसाइपल्स तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नेक्स्ट फ्लोर पर जाना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हारा गिल्ड मास्टर भी हूँ। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये तो काफी टाइम से ही खामोश था लेकिन इसे अचानक से क्या हो गया। और वो अपनी क्रिएटिव विंडो स्किल को वाइपर के ऊपर यूज करता है और हमें पता चलता है कि वाइपर इस वक्त सोच रहा होता है कमीनों मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, मैं इतने टाइम से यहाँ पर खामोशी से खड़ा था ताकि ये लोग मुझे नोटिस ना करें और ये चुपचाप अगले फ्लोर पर चले जाएं, लेकिन तुम लोगों की वजह से अब मुझे भी इन लोगों के साथ जाना होगा। और इसी के साथ वाइपर बोलता है ब्लेड सेंट नेक्स्ट फ्लोर पर सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सीट को मेरे लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि इन लोगों के साथ अब मैं जाने वाला हूँ और तुम यहाँ पर रुकोगे। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ब्लेड सेंट एक बहुत ही ज्यादा ढीठ आदमी है, अगर मैं इससे बोलूंगा कि यहीं पर रुक जाए तो ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगा और ये तो कंफर्म ही जाने वाला है और मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर रुक जाऊंगा क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो ये मुझे फौरन ही हरा देगा। और इसी के साथ वाइपर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसके जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही कमीना पर्सन है, ये लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है जबकि ये तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट वाइपर से बोलता है वाइपर आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी स्पॉट को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया होता है और ये देखकर वाइपर ने भी अपनी पावर को रिलीज कर दिया होता है और आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी इन लोगों के इतने खतरनाक ऑरा को देखकर वो सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है, क्या ये दोनों ही आपस में फाइट करने वाले हैं, अगर इनमें फाइट हुई तो आखिर जीतने कौन वाला है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर पैलेडिन आ जाता है और वो बोलता है दोस्तों आखिर तुम फाइट क्यों कर रहे हो, प्लीज यहीं पर रुक जाओ और फाइट मत करो। और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा थैला उठाया हुआ होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मौजूद होते हैं। और हमें बताया जाता है कि जब मेडिसिन किंग और एली का मैच स्टार्ट हुआ था तो पैलेडिन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई एली के ऊपर लगा दी थी क्योंकि उसे पहले ही पता था कि एली एक बहुत ही ज्यादा काबिल अल्केमिस्ट है और इसी वजह से वो बहुत ही बड़ी प्राइज जीत चुका है। जिसके बाद वाइपर बोलता है पैलेडिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन इसी वक्त पैलेडिन बोलता है ब्लेड सेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज आप फाइट मत कीजिए और अपनी स्पॉट को वाइपर को दे दीजिए ताकि वाइपर नेक्स्ट फ्लोर पर जा सके। और ये सुनकर वाइपर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कमीना कर क्या रहा है, क्या ये मुझे मरवाना चाहता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो ब्लेड सेंट होता है वो बोलता है पैलेडिन मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे अपनी स्पॉट को वाइपर के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये सुनकर वाइपर बोल रहा होता है ब्लेड सेंट मुझे लगता है तुमने
तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और मैं भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर खून की नदियां बहें। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर ये बुढ़ा इतना अच्छा इंसान कब से बन गया। नहीं, इसमें इसकी नहीं बल्कि पैलेडिन की गलती है। अगर मैं नेक्स्ट फ्लोर से जिंदा वापस आ गया तो मैं कमीने पैलेडिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम मेडिसिन किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर क्या ये अजीबोगरीब नौटंकी चल रही है। मुझे तो लगा था यहाँ पर फाइट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मैनेजर अपनी बुक को ओपन कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तो दोस्तों, जैसे कि तुम लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब तुम 4 पीपल्स इस यूनिवर्स के अंदर जाने वाले हो, तो इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए तुम्हारे पास 10 डेज हैं और 10 डेज के बाद ये वर्ल्ड मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और 10 डेज के अंदर ही तुम्हें इस वर्ल्ड को सेव करना होगा। और इसी वक्त वो अपनी पावर से इन चारों लोगों को इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास बहुत ही ज्यादा बर्फबारी पड़ रही होती है और ये चारों ही इस बर्फ वाले इलाके में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन इसी वक्त किम अपने ऊपर अपने ऑरा के बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर एली और मेडिसिन किंग इन दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। तो ये देखकर किम वाइपर से बोलता है वाइपर जल्दी करो और मेडिसिन किंग को अपने ऑरा के साथ प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद किम एली से बोलता है एली वहाँ पर खड़ी मत रहो, मेरे पास आओ और मेरे हाथ को पकड़ लो। और ये सुनकर एली बोलती है क्या। लेकिन इसी वक्त किम एली के पास आता है और वो उसके हाथ को पकड़कर अपने ऑरा के साथ उसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर एली भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने सामने ही देख रहा होता है और वह एली से बोल रहा होता है एली आखिर तुम्हें क्या लगता है हमें किस तरफ चलना चाहिए। तो एली बोल रही होती है मिस्टर किम मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन शायद हमें सीधे ही चलते रहना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी नहीं चलते हुए काफी ज्यादा देर हो गई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाइपर ने मेडिसिन किंग को अपनी पीठ पर उठाया होता है और किम और एली दोनों ही एक साथ आके चल रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त एली को कुछ नजर आता है और वो बोलती है मिस्टर किम मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि सामने धुंध में कुछ लोग नजर आ रहे होते हैं और इन्हें देखकर एम्परर बोल रहा होता है किम ये काफी ज्यादा अजीब है, अगर ये वाकई में ह्यूमंस हैं तो ये लोग मूव क्यों नहीं कर रहे और ये सभी लोग एक ही जगह पर क्यों खड़े हैं। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है मुझे इस बारे में क्या पता, ये तो हमें उनके पास जाकर ही पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग इन लोगों के पास आगे होते हैं और वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और मेडिसिन किंग बोलता है आखिर ये सब क्या है, क्या ये सब मर चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े होते हैं ये सब बिल्कुल मूर्तियों की तरह खड़े होते हैं और इनमें से कोई भी पर्सन मूव नहीं कर रहा होता। और इन लोगों को देखकर एली और मेडिसिन किंग इन लोगों का चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी बॉडीज को चेक करने के बाद एली किम को बता रही होती है यहाँ पर ये जितनी भी मूर्तियां मौजूद है ये सभी ह्यूमंस है, लेकिन इनकी डेथ आज से 3 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन इनकी कोई नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, बल्कि ये किसी बहुत ही बड़ी बीमारी की वजह से मरे हैं। और मेडिसिन किंग बोल रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सभी की बॉडी के अंदर एक जैसा इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन अगर ये सभी लोग उस इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं तो फिर इन सभी लोगों की बॉडीज इस बर्फीले इलाके में क्या कर रही है। इसके बाद वाइपर बोल रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से हाफ ने व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं जबकि हाफ ने ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये सभी शायद आपस में फाइट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इनकी बीमारी की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अपनी कैरेक्टर विंडो को वहाँ पर मौजूद एक डेड बॉडी के ऊपर यूज करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इस डेड बॉडी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। तो ये देखकर किम सोच रहा होता है शायद मेरी ये स्किल सिर्फ जिंदा लोगों के ऊपर ही काम करती है और मैं इस स्किल से किसी भी मरे हुए इंसान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग इन तमाम मूर्तों को ही चेक कर रहे होते हैं और वो आपस में इन लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन एक लेडी से बोल रहा होता है तुम डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बुरे होते हो, तुम जैसे लोगों को तो डॉग के जैसे ट्रीट करना चाहिए। और ये सुनकर एक लेडी बोल रही होती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने दूध के धुले हुए हो, भले तुम ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मेंबर हो लेकिन तुम भी एक क्रिमिनल के जैसे ही हो क्योंकि तुमने भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा होगा। और इसी के साथ हमें इस लेडी को दिखाया जाता है कि जो कि असलियत में और कोई नहीं बल्कि हेवनली डीमन होती है। और हम देखते हैं वो अपने सामने वाले पर्सन की काफी ज्यादा बुराइयां कर रही होती है। जिसके बाद हमें इसके सामने खड़े पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुरीम का वॉरियर है। और वो बोल रहा होता है तुम अपने जिस सेक्ट के ऊपर इतना ज्यादा प्राउड करती हो, तुम्हारे सेक्ट ने बहुत ही ज्यादा मासूम लोगों की जान ली है और मुझे मुरीम की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है और आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते कि ये दोनों ही इसी तरीके से आपस में बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते कि यहाँ पर किम और उसके साथी भी आगे होते हैं और किम बोल रहा होता है कोई भी पर्सन शोर मत करना, हमें देखना चाहिए आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है। जिसके बाद हमें दोबारा से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिनमें हेवनली डीमन बोल रही होती है आज मैं अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ तुम्हारी गर्दन को काट डालूंगी और मैं तुम्हारे सर को मुरीम के पास वापस भेज दूंगी ताकि उन्हें मेरी पावर का अंदाजा हो सके।
और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि आज मैं अपनी कुल्हाड़ी के साथ तुम्हारी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट डालूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवनली डीमन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो बोलती है अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो ठीक है, मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ये देखकर उस ओल्ड पर्सन ने भी अपनी कुल्हाड़ी को निकाल लिया होता है और इसी के साथ हमें इनकी स्वॉर्ड और कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है, जो कि असलियत में 2 छोटी छोटी स्टिक्स होती है। और इसी वक्त वो ओल्ड पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है हेवनली डीमन, आखिर ये किस तरह का मजाक है, अपनी स्वॉर्ड निकालो, आखिर तुम्हारी डिमोनिक स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई। लेकिन ये सुनकर हेवनली डीमन बोलती है असलियत में मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड कहाँ पर रखी है, इसलिए मैं अपने लिए एक न्यू स्वॉर्ड तैयार कर लाई हूँ और ये मेरी डिमोनिक स्वॉर्ड से भी ज्यादा शार्प है। लेकिन इसी के साथ वो उस ओल्ड पर्सन से बोलती है अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ पर गई, तुम तो मुझे अपनी कुल्हाड़ी से मारने वाले थे ना। तो ओल्ड पर्सन बोलता है असलियत में मेरी कुल्हाड़ी भी गुम हो गई है और मैंने उसे काफी ज्यादा तलाश किया लेकिन वो मुझे मिली नहीं रही। जिसके बाद हम देखते कि वो दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो ओल्ड पर्सन काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है आज मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन फाइट करने वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है। और ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है मुझे लगता है शायद तुम्हें डीप मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि तुम अपनी स्किल्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सको। लेकिन इसी वक्त वो देखते हैं कि आसमान के ऊपर सूरज निकल आया होता है, जिसे देखकर वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के आसपास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो ओल्ड पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है पागल औरत, तुमने तो बोला था आज सारे दिन मौसम खराब रहेगा और आज बिल्कुल भी सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन आखिर ये अचानक से सूरज कैसे निकल आया। तो ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाली दाई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा लगाया था, अब अगर सूरज निकल आया तो इसमें मेरी क्या गलती है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि एली से बोल रहा होता है आखिर ये दोनों इस तरह अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, आखिर सूरज निकलने की वजह से ये लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जहाँ पर ये चारों लोग ही खड़े होते हैं इनके पीछे कोई पर्सन आ गया होता है और इसी के साथ इन्हें घर घर की आवाजें आ रही होती हैं। और ये आवाजें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि चारों ही बहुत रफ्तार के साथ यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे आगे किम ही भाग रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हेवनली डीमन को इन लोगों की आवाज आती है और वो बोलती है आखिर ये किस तरह की आवाज है। लेकिन इसी वक्त वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर किम और उसके तीनों साथी बहुत ही रफ्तार के साथ यहाँ से भाग रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पीछे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज लगे हुए होते हैं। जिसको हम मेडिसिन किंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा होता है और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये लोग ज़ॉम्बीज है, मैंने तो इन्हें बस मूवीज में ही देखा है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी वक्त वो किम से बोलता है किम तुम तो एक वॉरियर हो ना, आखिर कर क्या रहे हो, जाओ और जाकर इन सभी लोगों से फाइट करो और इन सभी को मार डालो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किम अपनी स्वॉर्ड के साथ इस ज़ॉम्बी की गर्दन को काट डालता है। जिसके बाद हम हेवनली डीमन और इस वॉरियर को देखते हैं और हेवनली डीमन बोल रही होती है ये लोग जो इन ज़ॉम्बीज के सामने भागते हुए आ रहे हैं ये सभी देखने में तो इंसान लग रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर कोई इंसान कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम ने एली को अपनी पीठ पर उठाया हुआ होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वॉरियर और हेवनली डीमन बोल रहे होते हैं हे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों ही मर चुके हैं और मरने के बाद हम दोनों ही हेल में आ गए हैं, लेकिन हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं चला। और हम देखते हैं कि वो आपस में इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम ने बहुत ही तेजी के साथ हेवनली डीमन को अपनी गोद में उठा लिया होता है और इसी के साथ वाइपर ने उस वॉरियर को अपनी गोद में उठा लिया होता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मुझसे तो पहले एक बुढ़ा ही नहीं संभाला जा रहा था, क्या अब इस दूसरे बुढ़े को भी मुझे ही संभालना होगा। जिसके बाद हेवनली डीमन बोलती है बच्चों आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर किम कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो सोच रहा होता है मैं इस औरत को क्या बताऊं, इसे ऐसी सिचुएशन में भी मेरे बारे में जानने की पड़ी है जबकि इसे अपनी जान बचाने की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बीज अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए वहाँ पर उड़ते हुए किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और ये देखकर किम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये ज़ॉम्बीज अपनी मार्शल आर्ट को नहीं भूले हैं। और ये देखकर वाइपर बोल रहा होता है मुझे अच्छे से याद है जब भी मैंने किसी फिल्म में देखा है ज़ॉम्बीज किसी भी स्किल को यूज नहीं करते और वो लोग बहुत ही आहिस्ता भागते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ही ज्यादा तेज है। और ये सुनकर वो हेवनली डीमन बोल रही होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये ज़ॉम्बीज मौजूद हैं ये सभी मेरे डिसाइपल्स हैं और इन लोगों को इन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मैंने ही सिखाया है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सब तो मर चुके हैं ना, आखिर इन सभी को अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स कैसे याद है। तो ये सुनकर वो हेवनली डीमन बोल रही होती है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, ये चीज तो अक्सर मैं भी सोचती हूँ कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज वाइपर के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं और इसी वक्त एक ज़ॉम्बी मेडिसिन किंग के बालों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मेडिसिन किंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो घबराते हुए वाइपर की गर्दन को बहुत ही जोर
से दबा देता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ वाइपर, गधे के ही के, जल्दी करो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? लेकिन वाइपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने बुड्ढे, मेरी गर्दन को छोड़, मुझे सांस नहीं आ रही है, अगर तो इसी तरह मेरी गर्दन को दबाता रहा तो मैं मर जाऊंगा। और इसी के साथ वो किम चिल्लाकर बोलता है, किम, ये बुड्ढा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्या मैं इसे यहीं पर फेंक सकता हूँ? लेकिन ये सुनकर किम बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, बस चुपचाप भागते रहो, अगर हम यहाँ पर रुके तो हम सभी मारे जाएंगे। और इसी वक्त भागते हुए किम हेवनली डीमन से पूछता है, मैडम आप तो यहीं पर रहती हो ना, क्या आपको कुछ पता है हम इन ज़ॉम्बीज से कैसे बच सकते हैं, या फिर क्या आपको इन ज़ॉम्बीज की कोई वीकनेस पता है? तो ये सुनकर पहले तो हेवनली डीमन खामोश हो जाती है, लेकिन इसी वक्त वो आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाती है और वो बोलती है, सूरज के निकलते ही ये तमाम ज़ॉम्बीज मूव करना बंद कर देंगे। और ये सुनकर किम बोलता है, अगर ऐसा है तो इस बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और हम देखते हैं कि किम एली और उस लेडी दोनों को ही अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो बोलता है, एली और मैडम, मैं तुम दोनों को ही यहाँ से दूर फेंकने वाला हूँ, प्लीज अच्छे से लैंडिंग कर लेना। और ये सुनकर एली बोल रही होती है, किम प्लीज रुको, मुझे मत फेंकना। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किम इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो लेडी तो बर्फ के ऊपर गिर गई होती है, लेकिन हम एली को देखते हैं जो कि बेचारी जमीन के अंदर ही धंस गई होती है। और ये देखकर किम बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये करना जरूरी था। जिसके बाद किम दोबारा से उन ज़ॉम्बीज की तरफ देखता है जो कि किम के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए होते हैं। और इसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और किम अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ कर देता है और वो बोलता है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त अपनी पूरी ताकत के साथ शाइन करो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वो आसमान में बहुत ही तेजी के साथ शाइन करती है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सभी वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद किम दोबारा से वाइपर के साथ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मुझे ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करनी होगी तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। मैं तो यहाँ पर आने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुआ था क्योंकि मुझे लगा था कि ब्लेड सेंट भी मेरे साथ आएगा, लेकिन वो कमीना तो यहाँ पर आया ही नहीं। जिसके बाद किम बोलता है, मेडिसिन किंग, इस चीज का वक्त नहीं है। जिसके बाद किम बोल रहा होता है, दोस्तों क्या सभी लोग ठीक हो? और हम देखते हैं कि एली जो कि बर्फ से बाहर निकल आई होती है वो बोल रही होती है, मिस्टर किम, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर आप मुझे इतने बुरे तरीके से बर्फ के ऊपर कैसे फेंक सकते हो? मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद किम वाइपर से बोलता है, वाइपर, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से इन सभी ज़ॉम्बीज को मारना होगा ताकि ये दोबारा हमारे ऊपर अटैक ना करे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर हेवनली डीमन आ जाती है और वो बोलती है, नहीं, तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को टच नहीं करोगे। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है, मैम आखिर आप कहना क्या चाहते हो? ये सभी ज़ॉम्बीज है और हमें इनसे बचने के लिए इन्हें मारना ही होगा। लेकिन इसी वक्त वो लेडी बोलती है, नहीं, मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को टच नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी मेरे डिसाइपल्स हैं और ये मेरे डिवाइन डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स हैं। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचा होता है, आखिर ये लेडी है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेडी हेवनली डीमन है? इसके बाद हेवनली डीमन बोल रही होती है, मैं डिमोनिक कल्ट की लीडर हूँ और लोग मुझे हेवनली डीमन के नाम से जानते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन बोलता है, मेरा नाम वुल्सियन है और मैं मार्शल अलायंस का हेड लीडर हूँ। और आज से 3 साल पहले मार्शल अलायंस और डिमोनिक कल्ट के दरमियान में एक वार स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस वायरस की वजह से हमारे तमाम डिसाइपल्स ही मारे गए थे और अब हम सिर्फ 2 लोग ही रह गए हैं। और इसी के साथ हेवनली डीमन बोल रही होती है, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम मरते दम तक एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, लेकिन हम हमारे डिसाइपल्स को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं। और वो किम से बोलती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम इस ओल्ड पर्सन के डिसाइपल्स को मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो ये सुनकर उस ओल्ड पर्सन को काफी गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए कमीनी औरत, क्या तुम ये चाहती हो ये मेरे डिसाइपल्स को मार डाले? अगर इससे मेरे डिसाइपल्स को टच भी किया तो मैं तुम्हारे तमाम डिसाइपल्स के सरों को फोड़ दूंगा और मैं सभी को मार डालूंगा। तो इसकी बात सुनकर हेवनली डीमन बोलती है, ओल्ड मैन, क्या तुम अपने वादे को तोड़ना चाहते हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे किसी भी डिसाइपल को हाथ नहीं लगाओगे और इसीलिए मैंने भी तुम्हारे किसी भी डिसाइपल को अभी तक नहीं मारा है। और इन लोगों की बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनिए, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जहाँ तक मुझे पता है इस पूरे वर्ल्ड का ही एंड होने वाला है और तुम लोगों ने आज से 3 साल पहले हुई वार को अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। क्या तुम जानते भी हो कि ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे? तो हेवनली डीमन बोलती है, लड़के, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वर्ल्ड का एंड हम लोगों की वार की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि एंड ऑफ वर्ल्ड की वजह से ही इस वार को स्टार्ट किया गया था। और मार्शल अलायंस ने पहले डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक किया था और मैंने भी फैसला किया है कि जब तक मैं डिमोनिक
कल्ट के लीडर को हरा नहीं देती, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। तो ये सुनकर वो ओल्ड पर्सन बोलता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। और हम देखते हैं कि इन लोगों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो गई होती है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा से इन दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और ये दोबारा से एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये अपनी स्वॉर्ड्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये स्वॉर्ड्स तो है नहीं और ये बिल्कुल नॉर्मल स्टिक्स हैं, इसलिए ये थोड़ी देर में ही टूट जाती हैं। जिसके बाद हेवनली डीमन उस ओल्ड पर्सन की दाढ़ी को पकड़ लेती है और वो ओल्ड पर्सन भी हेवनली डीमन को उसकी चोटी से पकड़ लेता है। और ये सब देखकर किम सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये सच में वही हेवनली डीमन है जिसके बारे में ब्लेड सेंट ने मुझे बताया था, और क्या वाकई ये ओल्ड पर्सन मार्शल अलायंस का लीडर है। लेकिन इसी वक्त हम एम्पर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है इन दोनों की टेक्निक्स ही बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ऐसी टेक्निक्स को तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। और ये सुनकर किम बोलता है आखिर क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं। तो एम्पर बोलता है किम शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों ही आपस में बिल्कुल बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं, लेकिन जरा गौर से देखो मार्शल अलायंस के लीडर ने अपनी जिस टेक्निक को यूज किया है इसका नाम ड्रैगन पाम टेक्निक है, और हेवनली डीमन जिस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रही है वह एक बुद्धिस्ट टेक्निक है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर मेडिसिन किंग आ गया होता है और वह चिल्लाकर इन दोनों से ही बोलता है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ही कौन हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही हमें किसी एक ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर हम इस ठंड से बच सकें, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हमें माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए थे कि यहाँ पर आप लोग भी मौजूद हैं, चलिए हम आपको एक सेफ जगह पर ले चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग चलते हुए पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन किम नोटिस करता है कि हेवनली डीमन और मार्शल अलायंस का लीडर ये दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम ने उस ओल्ड पर्सन को उठा लिया होता है और वाइपर ने हेवनली डीमन को अपनी पीठ पर उठा लिया होता है और ये दोनों ही इन्हें लेकर पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इस ओल्ड पर्सन की बॉडी बहुत ही ज्यादा वार्म है, जबकि इसने अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हुए। और किम इस चीज के बारे में एम्पर को बता रहा होता है और एम्पर बोल रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग एक गुफा के पास आ गए होते हैं। और जब ये लोग इस गुफा के अंदर आते हैं तो ये इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस गुफा के अंदर सूरज की रोशनी आ रही होती है और यहाँ पर एक गर्म पानी का झरना भी मौजूद होता है। जिसके बाद हेवनली डीमन बोलती है यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, आप लोग उन कपड़ों को चेंज कर लीजिए। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन हेवनली डीमन से बोलता है मुझे लगता है कि हमें इन्हें खाना भी देना चाहिए क्योंकि इन्हें भूख लग रही होगी। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही इन सभी के लिए खाना लेने चले जाते हैं और ये देखकर किम और एली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद एली बोलती है क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कुछ देर पहले ये दोनों ही बिल्कुल ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कि ये दोनों ही जानी दुश्मन हैं, लेकिन इस गुफा में आने के बाद ये दोनों ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये सुनकर मेडिसिन किंग बोल रहा होता है हो सकता है कि एक दूसरे से काफी टाइम से फाइट करते हुए इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो नफरत मौजूद थी वो खत्म हो गई है। और भले ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इनके लिए कुछ खाना लेकर आए होते हैं जो कि कुछ पिल्स होती हैं जिन्हें इन्होंने काफी टाइम से सेव करके रखा हुआ था। और साथ ही वो कह रहे होते हैं हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास आपको सर्व करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ही ज्यादा होती है इस वजह से हम किसी जानवर का भी शिकार नहीं कर सकते। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है आपको इतनी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपने हमें ये पिल्स दी, हमारे लिए यही काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइपर मेडिसिन किंग और एली इन पिल्स को खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने इन पिल्स को खाया होता है हमें इनकी एक्सप्रेशन देखकर पता चल रहा होता है कि इन पिल्स का जायका बहुत ही ज्यादा खराब है। और एली बोल रही होती है मैम ये पिल्स तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, क्या आप इतने टाइम से सिर्फ इन पिल्स को खाकर ही जिंदा हैं? तो हेवनली डीमन बोल रही होती है हाँ तुमने ठीक समझा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और हमें इन्हें खाकर ही खुद को जिंदा रखना पड़ता है। जिसके बाद एली पूछती है मैम क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप कितने टाइम से इन पिल्स को इस्तेमाल कर रहे हो? तो हेवनली डीमन बताती है हमें इन पिल्स को इस्तेमाल करते हुए 2 साल हो गए हैं। असल में वजह ये है कि हमारे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं है और इन पिल्स को हम कुछ जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं। तो ये बात सुनकर एली काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त मेडिसिन किंग खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है तुम लोगों के साथ सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने पास से इन्वेंट्री में से काफी ज्यादा खाना निकालता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन
लेकिन इसी वक्त मेडिसिन किंग वहाँ पर कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा स्टाइलिश तरीके से वहाँ पर कुकिंग कर रहा होता है और कुछ ही देर में मेडिसिन किंग वहाँ पर काफी ज्यादा खाना रेडी कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और ये खाना देखने में भी काफी ज्यादा मजेदार लग रहा होता है। जिसके बाद मेडिसिन किंग मार्शल अलायंस के लीडर से बोलता है, सुनो लीडर, जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे तब से ही तुम और ये हेवनली डीमन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी इंसान को भूख से मरता हुआ तो नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें एक खाना टेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि जब इस खाने को खाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये खाना तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। और किम सोच रहा होता है मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी इतने मजेदार खाने को नहीं खाया था और शायद ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैंने इतने मजेदार खाने को खाया है। और एली भी इस खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है ये खाना तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो कि इस खाने को चखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है मिस्टर, क्या आप कोई प्रोफेशनल शेफ हो? तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। और हम देखते हैं कि मार्शल अलायंस का लीडर भी इस खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आज मैंने पूरे 3 साल बाद इतने मजेदार खाने को खाया है। मिस्टर ओल्ड मैन, तुम सच में दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन कुक हो। और अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर मेडिसिन किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं कोई शेफ नहीं हूँ, बल्कि खाना बनाना तो मेरी सिर्फ एक हॉबी है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों ने अब खाना खा लिया होता है और हेवनली डीमन किम और एली के साथ बातें कर रही होती है और हेवनली डीमन बोलती है हमें इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम आउटसाइड लैंड से यहाँ पर आए हो और क्या बाहर के लोगों ने इस बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है? और ये सुनकर किम और एली पहले तो आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन एक साथ किम बोलता है मैम इस बारे में अभी कोई क्योर तो तलाश नहीं किया गया है, लेकिन सब लोग इसका इलाज तलाश करने में लगे हुए हैं। तो ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या इस बारे में तुम लोग मुझे बता सकते हो? जिसके बाद किम बोलता है मैम हम असलियत में इस बीमारी का इलाज तलाश करने के लिए ही आए हैं और मैंने आपको इस लेडी के बारे में तो बताया ही नहीं। मेरे साथ ये जो लेडी मौजूद है ये एक बहुत ही बड़ी मेडिसिन मेकर है और ये यहाँ पर मेरे साथ इस बीमारी के एंटीडोट को ही तलाश करने के लिए आई हैं। और किम की बातें सुनने के बाद मेडिसिन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जिसके बाद एली इन लोगों से बोलती है मैम किम ने आप लोगों से बिल्कुल ठीक कहा है, हम लोग यहाँ पर इस बीमारी का एंटीडोट तलाश करने के लिए ही आए हैं, लेकिन इस चीज में हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। क्या आप लोग हमारी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं? और एली की बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि उन्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक गुफा के अंदर चले गए होते हैं और कुछ देर के बाद वो दोनों ही इस गुफा के अंदर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वो इस गुफा से बाहर आए होते हैं तो एली इन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये दोनों ही अपने साथ एक कॉफिन को उठाकर लाए होते हैं। जिसके बाद वो इस कॉफिन को इन सभी के सामने रख देते हैं और वो इस कॉफिन को ओपन कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस कॉफिन के अंदर इन्होंने एक ज़ॉम्बी को बांध कर रखा हुआ होता है। और किम इस ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम लोगों ने इस ज़ॉम्बी को बांध कर क्यों रखा हुआ है, आखिर ये है कौन? तो हेवनली डीमन बोलती है ये पर्सन वुडोंग सेक्ट का लीडर है और मरने से पहले इस लीडर ने बोला था कि अगर कोई भी पर्सन इसकी बॉडी के ऊपर रिसर्च करना चाहे तो वो उन्हें इसकी बॉडी के ऊपर रिसर्च करने दे। और इसी वक्त हेवनली डीमन उस ज़ॉम्बी की गर्दन में से एक कील को निकाल देती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस कील को निकालती है वह ज़ॉम्बी होश में आ जाता है और वो एली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर एली भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो दूर गिर जाती है। जिसके बाद हेवनली डीमन उस कील को दोबारा से उस ज़ॉम्बी की गर्दन में लगा देती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी दोबारा से बेहोश हो जाता है। और हेवनली डीमन इन्हें बताती है इंसान की बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस होते हैं उनके जरिए इंसान की पूरी बॉडी के अंदर की सर्कुलेशन हो रही होती है और अगर की सर्कुलेशन को इंसान की बॉडी के अंदर रोक दिया जाए तो उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। और जिस तरह की सर्कुलेशन एक जिंदा इंसान के अंदर होती है वैसे ही इन ज़ॉम्बीज की बॉडी के अंदर की सर्कुलेशन हो रही होती है और अगर इनकी बॉडी के अंदर की सर्कुलेशन को रोक दिया जाए तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि ये लोग एक गहरी नींद में चले जाते हैं। और जब इनकी की सर्कुलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो ये दोबारा से अपनी नींद में से जाग जाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन बोलता है मुझे लगता है कि अब आप सब लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए और अब हम इस चीज के बारे में कल डिस्कस करेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो चुके होते हैं और मेडिसिन किंग और एली दोनों ही नींद में बड़बड़ा रहे होते हैं। जहाँ पर मेडिसिन किंग बोल रहा होता है ब्लेड सेंट आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें अपने एलेक्सर्स को नहीं दूंगा, आखिर तुम मुझे अकेले को इस फ्लोर के ऊपर कैसे भेज सकते हो? और एली बोल रही होती है मैं एक दिन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिन मेकर बनकर रहूंगी। और वाइपर तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है, लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि अभी सोया नहीं
नहीं होता और वो कुछ सोच रहा होता है। और ये देखकर एम्पर बोलता है, किम आखिर क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे, क्या कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो किम बोलता है, मैं अभी तक जानबूझकर नहीं सोया क्योंकि मैं एक चीज के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मुझे लगता है कि शायद मुझे जल्दी ही इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। और इसी वक्त किम अपनी चादर को अपने मुंह के ऊपर डाल देता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हेवनली डीमन और वो ओल्ड मैन आ गया होता है। और हेवनली डीमन बोल रही होती है, क्या ये सब लोग वाकई सो चुके हैं? तो ओल्ड मैन बोल रहा होता है, मुझे लगता तो यही है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से साइड पर चले जाते हैं और इस वक्त किम अपनी आंखों को ओपन करता है और वो खड़ा हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन और हेवनली डीमन दोनों ही उस गर्म पानी के झरने के अंदर बैठे हुए होते हैं। और वो ओल्ड मैन किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, लड़के आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि हम दोनों ही यहाँ पर आने वाले हैं? तो किम बोलता है, मुझे तुम दोनों के ऊपर शक तो बहुत ही पहले हो गया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर तुम इतने ठंड के मौसम में बिना गर्म कपड़ों के अभी तक जिंदा कैसे हो और तुम पूरे 2 साल तक इस बर्फीले इलाके में सरवाइव कैसे कर पाए हो। और मैंने देखा था कि जब तुम लोग आपस में फाइट कर रहे थे तो तुम लोगों ने बिल्कुल भी अपने ऑरा को इस्तेमाल नहीं किया था। इसका साफ मतलब यही है कि तुम लोग अपने ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों ने अपने ऑरा को किसी एक मेन पॉइंट पर फोकस किया हुआ है। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और आपको मुझे सच सच बता देना चाहिए। तो किम की बात सुनकर हेवनली डीमन बोलती है, ओल्ड मैन मुझे लगता है तुम्हें इस लड़की को सब कुछ सच बता देना चाहिए। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है, हेवनली डीमन आखिर ये तुम क्या कह रही हो, हम इस बारे में इन लोगों को नहीं बता सकते। तो हेवनली डीमन बोलती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छुपा कर हमें कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए तुम्हें इस लड़के को सबको सच बता देना चाहिए। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी इसके लिए मान गया होता है और वो अपनी गर्दन पर से अपनी शर्ट को उतार देता है और हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर जितना भी वायरस होता है उसने इस तमाम वायरस को अपनी कमर के ऊपर फोकस किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वायरस इसकी बॉडी के अंदर नहीं फैला होता। और ये देखकर एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, इन लोगों ने इतने साल से इस वायरस को अपनी बॉडी के सिर्फ एक हिस्से पर फोकस किया हुआ है और ये बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन किम को बताता है कि उसने और हेवनली डीमन दोनों ने ही अपनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग अभी तक इस वायरस से बचे हुए हैं। और वो ओल्ड पर्सन किम को और भी काफी ज्यादा चीजें बता रहा होता है जो कि दोस्तों बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए अगर मैं उन्हें आपको ना ही बताऊं तो ही अच्छा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम इन लोगों से बोल रहा होता है, आखिर तुम लोगों ने इतने टाइम से खुद को संभाला कैसे हुआ है? तो सुनकर हेवनली डीमन और वो ओल्ड मैन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और वो दोनों ही उस गुफा से बाहर जा रहे होते हैं और वो किम को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चलते हुए उस गुफा से काफी ज्यादा दूर आगे होते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग उसी जगह पर आगे होते हैं जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं। जिसके बाद हेवनली डीमन जंप करके उस पहाड़ी से नीचे आ जाती है और वो इन ज़ॉम्बीज़ को उठाकर उस पहाड़ी के ऊपर ले आती है और वो ओल्ड मैन भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा होता है और वो अपने डिसाइपल्स को उठाकर पहाड़ी के ऊपर ला रहा होता है। लेकिन इस चीज में ये दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मान रहे होते हैं और वो जाकर अपने तमाम डिसाइपल्स को पहाड़ी के ऊपर इकट्ठा करते हैं। और इस चीज में काफी ज्यादा देर गुजर गई होती है, लेकिन हम दिखाया जाता है कि इन्होंने अपने तमाम डिसाइपल्स को पहाड़ी के ऊपर इकट्ठा कर लिया होता है। और हेवनली डीमन बोलती है, तो तुमने पूछा था आखिर हम लोगों ने इतने टाइम से खुद को संभाला कैसे हुआ है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इस बीमारी के हाथों से नहीं मरेंगे, बल्कि अगर हमें मरना ही है तो हम अपने दुश्मन के हाथ से मरना पसंद करेंगे। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन और वो ओल्ड पर्सन दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने सेक्ट और अपने नाम को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को लाइफ और डेथ मैच के लिए चैलेंज करते हैं और वो एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब चीजें किम और एम्पर दोनों ही देख रहे होते हैं। और किम बोल रहा होता है, एम्पर क्या तुम्हें समझ में आई आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो एम्पर बोलता है, हाँ मुझे काफी ज्यादा चीजें समझ आई हैं। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं और बहुत ही जल्दी इन दोनों की ही डेथ इस वायरस की वजह से होने वाली है। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये इतनी आसानी से अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये मरते दम तक इस वायरस के साथ फाइट करेंगे। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों ही अब दोबारा उस गुफा के पास वापस आगे होते हैं और वाइपर इन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम लोग गए कहाँ थे? तुम लोग सुबह के टाइम गए थे और अब शाम के टाइम वापस आए हो। जिसका बाद किम एली से बोलता है, एली क्या तुमने इस बीमारी का कोई इलाज तलाश किया? तो एली बोल रही होती है, मिस्टर किम ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है इस बीमारी का इलाज तलाश करना इतना ज्यादा आसान है? जिसके बाद हेवनली डीमन बोलती है, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जिसके बाद किम एली से बोल रहा होता है, एली मुझे बताओ
आखिर तुम्हारे काम की क्या प्रोग्रेस है, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने टाइम में इस बीमारी का इलाज तलाश कर सकती हो। तो ये सुनकर एली बोल रही होती है, मिस्टर किम अगर मैं आपको सच बताऊं, इस जैसी बीमारी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, और आप तो जानते ही हो कि हमारे पास सिर्फ 10 डेज का ही टाइम है, और 10 डेज में हमें इस बीमारी के बारे में पता करना होगा, वरना ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो शायद इस बीमारी का इलाज तलाश करने के लिए सिर्फ 10 ही नहीं बल्कि 100 दिन भी बहुत ही ज्यादा कम है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, ये टाइम तो सच में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है। और वो बोलता है, एली मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वर्क का 100% दो, ताकि तुम कम टाइम में इस बीमारी का इलाज तलाश कर पाओ, और हम सभी लोगों की जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है, वरना हम सभी 10 डेज के बाद मारे जाएंगे। तो ये सुनकर एली बोलती है, किम आखिर आप इतने ज्यादा यूजलेस बातें क्यों कर रहे हो। तो किम बोलता है, एली शायद तुम्हें लग रहा है कि ये सब यूजलेस बातें हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, और मैं जानता हूँ कि तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो इस बीमारी का इलाज तलाश कर सकती है। और किम सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम फ्यूचर की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट बनने वाली हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो इस बीमारी का इलाज तलाश कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एली किम से बोलती है, मिस्टर किम मैं आपकी बातें समझ चुकी हूँ, और मैंने फैसला किया है कि मैं अपने काम पर अब 100% फोकस करने वाली हूँ। और वो मेडिसिन किंग से बोलती है, मेडिसिन किंग मैं चाहती हूँ कि आज से आप मुझे सपोर्ट करो ताकि हम लोग इस बीमारी का इलाज तलाश कर पाए। तो ये सुनकर मेडिसिन किंग बोलता है, लड़की आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई एक मामूली सा वर्कर हूँ जो बहुत आराम से तुम्हारी बात मान जाएगा। तो ये सुनकर एली ने मेडिसिन किंग के सामने अपने स्किल कार्ड्स को ओपन कर दिया होता है, और वो बोल रही होती है, मेडिसिन किंग आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार्ड्स है जिनका इस्तेमाल करके मैं इस बीमारी का इलाज तलाश कर सकती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तो ये सुनकर मेडिसिन किंग बोलता है, लड़की आखिर तुम मुझे अपने स्किल कार्ड्स को शो क्यों कर रही हो, हम दोनों ही राइवल हैं और तुम्हें अपने स्किल्स को मुझे शो नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मेडिसिन किंग काफी ज्यादा गुस्से में उन कार्ड्स को खुद से दूर कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, लड़की आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, मुझे तुम्हारे कार्ड्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल हो ही नहीं, और तुम सिर्फ लकी थी जो तुम उस पोशन के मैच में जीत गई। तो ये सुनकर एली मेडिसिन किंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है, और वो बोल रही होती है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मेहनत की, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बन पाए, और तुम सिर्फ एक कचरा हो जो मुझ जैसी एक बिगिनर से हार गया, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरे पास टैलेंट है। और ये सुनकर मेडिसिन किंग एली को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है, और वो बोलता है, बेवकूफ लड़की आखिर ये तुम क्या बकवास कर रही हो। जिसके बाद एली अपने चश्मे को उठा लेती है, और वो बोल रही होती है, मेडिसिन किंग मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यही सच है, और अगर आप चाहते हो कि हम लोग इस फ्लोर से जिंदा वापस चले जाएं, तो आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी, और हम तभी इस बीमारी का क्योर हासिल कर सकते हैं जब हम एक साथ काम करेंगे। और ये सुनकर मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, लड़की मैं मानता हूँ कि तुमने जो चीजें बोली वो सब कुछ सच है, लेकिन पर्सन से कोई ना कोई ज्यादा टैलेंटेड पर्सन इस दुनिया में मौजूद है, और एक दिन तुम्हें तुम्हारे टक्कर का भी कोई पर्सन मिलेगा जो तुमसे मेरी बेइज्जती का बदला लेगा। तो ये सुनकर एली बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, और मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही उस कॉफिन के आसपास बैठ गए होते हैं, और वो उसका चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ एली बोल रही होती है, मिस्टर किम मैं चाहती हूँ कि आप इस गुफा में से बाहर चले जाइए, और अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और इसी के साथ और मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, और हाँ किम हमें और 6 जिंदा ज़ॉम्बी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें आज शाम को ही यहाँ पर ले आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपनी स्वॉर्ड के साथ दीवार के ऊपर आज की डेट लिख देता है, और वो इस गुफा में से बाहर चला जाता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने साथ और ज़ॉम्बीज को ले आया होता है, और वो इन तमाम ज़ॉम्बीज को एली को दे देता है। और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, जब से मैंने एली को पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए कहा है, एली हर टाइम बस ज़ॉम्बीज का ट्रीटमेंट करने में लगी रहती है, और उसे अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं है। और हेवनली डीमन और वो ओल्ड मैन ये दोनों ही रोजाना आपस में फाइट करते रहते हैं, और मैं बस इनकी फाइट को ही देखता रहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि अब पूरा एक हफ्ता गुजर गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि गुफा के बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, और किम हेवनली डीमन के पास बैठा हुआ होता है, और हेवनली डीमन बोल रही होती है, आज बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब है और आज हम बाहर नहीं जा पाएंगे। और हेवनली डीमन वहाँ पर मोमबत्तियों को जला रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हेवनली डीमन और वो ओल्ड मैन सोकर उठे होते हैं, तो ओल्ड मैन बोल रहा होता है, हेवनली डीमन क्या तुम मुझे सुन सकती हो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब से मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन रो रहा होता है, और ये देखकर हेवनली डीमन कुछ भी नहीं बोल रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टोरी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है, अब इस जगह पर इन तमाम लोगों को टोटल 9 डेज हो चुके हैं, और अब सिर्फ एक दिन ही बाकी रह गया है, और 10 डेज के बाद ये वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एली उस ओल्ड मैन को चेक कर रही होती है। जिसके बाद एली बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, और शायद मैं इन्हें नहीं बचा सकती। और ये सुनकर हेवनली डीमन काफी ज्यादा
गुस्से में आ गई होती है और वो उस ओल्ड मैन से बोलती है, आखिर तुम जमीन पर क्यों पड़े हुए हो, चलो अब खड़े हो जाओ। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है, हेवनली डीमन मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर अब तुमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं मरते दम तक तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन तुम सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और ये सुनकर हेवनली डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर किम और एली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन काफी ज्यादा गुस्से में उस ओल्ड मैन को उठने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ओल्ड मैन बस हेवनली डीमन से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है, हेवनली डीमन मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार डालो, क्योंकि मैं मरने के बाद एक ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन को इस ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी विश को पूरा जरूर करूंगी। और इसी वक्त वो अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कुल्हाड़ी को निकाल लेती है और वो उस कुल्हाड़ी को उस ओल्ड मैन को दिखाते हुए बोलती है, ओल्ड मैन क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है और इसे मैंने ही छुपा दिया था। क्या इस कुल्हाड़ी को देखने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? चलो अब खड़े हो जाओ और इस कुल्हाड़ी को मुझसे छीनने के बाद मुझसे फाइट करो और तभी मैं तुम्हें मारूंगी। और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन हेवनली डीमन की बातें सुनकर रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो हेवनली डीमन का नाम लेता है और वो बोलता है, बाय हुआन मुझे माफ कर देना, लेकिन शायद यही मेरा एंड है और अब मैं मरने वाला हूँ। और ये सुनते ही हेवनली डीमन अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेवनली डीमन ने उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक नहीं किया होता और वो उसकी कुल्हाड़ी को छोड़कर वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है, अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम और उसके सभी लोग इस ओल्ड मैन के पास वापस आ जाते हैं और वो इसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि आज लास्ट 10th डे आ चुका है जिस दिन पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन अब मुकम्मल तौर पर एक ज़ॉम्बी बन गया होता है। और इसी के साथ एली ने इन 10 डेज के अंदर जो भी रिपोर्ट्स बनाई होती हैं वो इन तमाम रिपोर्ट्स को एक डायरी में लिख देती है और ये डायरी वो किम को दे देती है। और ये देखकर मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इस डायरी का क्या करोगे और तुमने हमें तमाम रिपोर्ट्स को इस डायरी के ऊपर लिखने के लिए क्यों बोला था। और एली बोल रही होती है, मिस्टर किम मैंने पूरी कोशिश की है कि हम यहाँ पर एक क्योर बना सकें, लेकिन हमारी इतनी सी इन्फॉर्मेशन एक क्योर बनाने के लिए काफी नहीं है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो कि अब ज़ॉम्बी में चेंज हो गया होता है वो एली के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और ये देखकर सभी लोग उससे काफी ज्यादा दूर हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली डीमन आ गई होती है जो कि अपने साथ अपनी कटाना स्वॉर्ड को भी लाई होती है और इसी वक्त वो अपने लेफ्ट हैंड को उस ओल्ड मैन के मुंह के अंदर डाल देती है और वो बोल रही होती है, तुम्हें भूख लग रही है ना, तो ठीक है मेरे हाथ को खा लो। और ये देखकर वाइपर बोल रहा होता है, आखिर ये औरत कर क्या रही है, कहीं ये पागल तो नहीं होगी। लेकिन किम वाइपर को रोक देता है और वो बोल रहा होता है, वाइपर इसके पास मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। और इसी वक्त वो अपने ऑरा को अपने हाथ में एक्टिवेट करती है जिससे वो बहुत ही आसानी से मार्शल अलायंस के लीडर के सर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए हल्का सा स्माइल कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त हेवनली डीमन बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन एम्परर उससे बोलता है, किम हेवनली डीमन की बॉडी के अंदर जो वायरस था उसने उसके दिमाग के ऊपर असर करना स्टार्ट कर दिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि ये औरत अब मुकम्मल तौर पर पागल हो गई है। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है और हेवनली डीमन इन लोगों की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोल रही होती है, तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग भी इस ओल्ड मैन के साथी हो और क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेती है और वो बोल रही होती है, ठीक है आखिर देख क्या रहे हो, चलो जल्दी करो और मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम सभी को मार डालूंगी। और ये देखकर किम बोल रहा होता है, जल्दी करो और सभी भागो यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि हेवनली डीमन बहुत ही तेजी के साथ मेडिसिन किंग की गर्दन को काट डालती है और वो सीधे ही वाइपर की तरफ जा रही होती है। और इसी वक्त किम भी एली को लेकर बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है और हेवनली डीमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वाइपर बोल रहा होता है, किम मेरी फिक्र मत करना, जल्दी करो और निकलो यहाँ से, तब तक मैं इसे यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हेवनली डीमन ने अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो वाइपर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और हमें एक कटने की आवाज आती है, यानी कि हेवनली डीमन ने वाइपर को अपने एक ही अटैक के साथ मार डाला है। और हम एली को देखते हैं जो कि किम से बोल रही होती है, किंग ऑफ डेथ मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर बच पाऊंगी या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। और हम देखते हैं कि हेवनली
डीमन किम के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है और हेवनली डीमन किम और एली दोनों को ही यहीं पर मार डालती है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपको 24 घंटे टाइम में पीछे भेजा जा रहा है। जिसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को उसकी मदर बर्फ के इलाके में छोड़कर जा रही होती है और वो लड़की अपनी मदर को आवाजें दे रही होती है और वो बोल रही होती है, मदर आखिर आप कहाँ जा रही हो, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन उस लड़की की मदर उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम की आंख खुल गई होती है और किम फौरन से एम्पर से बोलता है, एम्पर क्या तुम्हें सब कुछ याद है जो तुमने उन नोट्स में रीड किया था? तो एम्पर बुरा होता है, मैंने उन सभी को रीड करके याद कर लिया है और आप फिक्र मत करो। तो ये सुनकर किम बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि तुमने उन्हें पहले ही याद कर लिया था, चलो जल्दी करो और चेक करो कि यहाँ पर इन तमाम स्किल्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट स्किल कौन सी है। तो ये सुनकर एम्पर बोलता है कि यहाँ पर सभी स्किल्स ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये स्किल मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी। और एम्पर किम को इस स्किल के बारे में बताता है कि इस स्किल का नाम हेवनली डिमोनिक आर्ट्स है और ये स्किल और कोई नहीं बल्कि वही स्किल है जिससे हेवनली डीमन ने वाइपर के ऊपर अटैक किया था और उसने अपने एक ही अटैक के साथ वाइपर को जान से मार डाला। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक है। और इसी वक्त एम्पर इस टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म को किम को इस्तेमाल करके दिखाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन एम्पर बोलता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, जिस टेक्निक को अभी मैंने इस्तेमाल किया है वो हेवनली डीमन की टेक्निक नहीं है बल्कि ये मेरी खुद की एक टेक्निक है और जिस तरीके से मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है इसी तरीके से बिल्कुल हेवनली डीमन की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक डिमोनिक टेक्निक है इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है और इसके अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन इस टेक्निक के टोटल 7 स्टेजेस हैं। अगर तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करना है तो तुम्हें इन 7 स्टेजेस को मास्टर करना होगा। और साथ ही एम्पर किम को इन तमाम टेक्निक्स को परफॉर्म करके दिखा रहा होता है, जिसका किम बोलता है, तुमने मुझे इस टेक्निक के बारे में बता तो दिया, लेकिन क्या मुझे इसे कॉपी करना चाहिए या नहीं? तो एम्पर बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस स्किल को चूज करते हो। लेकिन भले ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर इसे मास्टर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कोई नॉर्मल पर्सन इसे मास्टर नहीं कर सकता। तो ये सुनकर किम कुछ देर के लिए सोच रहा होता है और वो बोलता है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसी स्किल को कॉपी करूंगा। तो ये सुनकर एम्पर बोलता है, बेवकूफ मत बनो, यहाँ पर और भी गोल्डन टेक्निक्स मौजूद हैं और तुम उन्हें भी कॉपी कर सकते हो, तो आखिर तुम इस स्किल को ही कॉपी क्यों करना चाहते हो? तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं इस स्किल को कॉपी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्किल हेवनली डीमन के कल्ट की मेन टेक्निक है। अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लेता हूँ तो हो सकता है कि हम आसानी से इस स्टेज को भी क्लियर कर लें। और इसी वक्त किम इस सिल्वर कार्ड को चूज कर लेता है जिसकी वजह से किम की सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ किम को 24 घंटे टाइम में पीछे भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वाइपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, यहाँ पर तो काफी ज्यादा ठंड है, अगर उस कमीने ने हमें पहले ही बता दिया होता कि वो हमें इस बर्फीले इलाके में टेलीपोर्ट करने वाला है तो हम अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी ले आता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम एली के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो अपने ऑरा के साथ उसकी बॉडी को वार्म कर रहा होता है और ये देखकर एली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो किम का शुक्रिया अदा कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ किम एली के साथ अपनी प्रीवियस मेमोरी को याद कर रहा होता है जहाँ पर एली मरते हुए किम से ये बोल रही होती है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। और इसी वक्त किम बोलता है, दोस्तों मुझे लगता है मैंने वहाँ पर कुछ देखा है, हमें उस तरफ चलना चाहिए। तो किम की बात सुनकर वो सभी लोग इन ज़ॉम्बीज के पास आ गए होते हैं और वाइपर इन ज़ॉम्बीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये है क्या ये कोई मूर्तियां हैं या फिर ये कोई इंसान है? तो किम बोलता है, ये सभी इंसान थे लेकिन ये काफी टाइम पहले ही मर चुके हैं और ये सभी अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो ये सुनकर वाइपर बोलता है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज हैं? तो किम बोलता है, क्या तुमने इसे नोटिस किया, इस मूर्ति के दांतों में गोश्त लगा हुआ है और ये चीज साफ रिप्रेजेंट करती है कि इस इंसान ने ही इस चीज का गोश्त खाया है और ये गोश्त इतना ज्यादा पुराना भी नहीं है, जबकि ये साफ पता चल रहा है कि इंसान अब से काफी टाइम पहले ही मर चुका है। और हम देखते हैं कि एली ने भी अपनी स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बोल रही होती है, किंग ऑफ डेथ ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ ही ठीक है, इस इंसान की डेथ आज से 3 साल पहले ही हो गई है और ये वाकई एक ज़ॉम्बी है। और ये सुनकर मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, मुझे ज़ॉम्बीज की मूवीज तो बचपन से ही पसंद नहीं है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मुझे इन ज़ॉम्बीज के ऊपर ही रिसर्च करनी होगी। तो ये सुनकर किम बोलता है, एली और मेडिसिन किंग मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक स्पेशल स्किल है जिसके जरिए मैं इन ज़ॉम्बीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ और मैंने अपनी स्किल के जरिए इस ज़ॉम्बी को चेक कर लिया है और अब मैं तुम्हें इस ज़ॉम्बी की इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ। तो ये सुनकर एली और मेडिसिन किंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं
लेकिन इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किम और एम्परर दोनों ही एली की डायरी को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एम्परर बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा लेजी हो, तुम सुबह से पेज नंबर 3 को याद करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी तक तुम्हें वो याद नहीं हुआ है जबकि मैंने उसे याद कर लिया है। तो किम बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पेज नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे से याद हो गए हैं और चाहो तो मैं तुम्हें उन्हें सुना भी सकता हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने एली को इन ज़ॉम्बीज के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बता दी होती है और इन सब चीजों के बारे में सुनकर एली भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है मिस्टर किम आपकी स्किल ने तो हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव कर लिया है और हम इस ज़ॉम्बी के बारे में अब काफी आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सुनकर किम सोच रहा होता है एली मुझे माफ कर देना लेकिन मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है इस सब चीजों के बारे में तुमने ही रिसर्च किया था लेकिन अब इस चीज का सारा क्रेडिट मुझे ही जाने वाला है। जिसके बाद हम मेडिसिन किंग को देखते हैं जो कि अपने सर को खुजा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है हम इस फ्लोर को काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे क्योंकि हमें इन ज़ॉम्बीज के बारे में पहले ही बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन का पता चल चुका है। अब हमें किसी ऐसी जगह को तलाश करना चाहिए जहाँ पर जाकर हम रेस्ट कर सकें। लेकिन इसी वक्त उन्हें वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेवनली डीमन और मार्शल अलायंस का लीडर होता है और ये हमेशा की तरह ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे होते हैं और इन्हें यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये दो लोग हैं कौन और ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और किम भी हेवनली डीमन को देखकर सोच रहा होता है इस वर्ल्ड में सिर्फ हेवनली डीमन ही एक ऐसी पर्सन है जो इस टेक्निक को सीखने में मेरी हेल्प कर सकती है और अब इस टेक्निक को सीखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और हम देखते हैं कि किम हेवनली डीमन के पास चला जाता है और हेवनली डीमन यहाँ पर इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर तुम सब लोग कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन इसी वक्त किम अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और वो बोलता है मेरा नाम किम है और मैं आउटसाइड लैंड से यहाँ पर आया हूँ और मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और ये सुनकर हेवनली डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवनली डीमन बोल रही होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो किम को काफी ज्यादा सुना रही होती है और वो बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम अचानक से मेरे सामने आ गए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर चूज कर लूं। क्या तुम जानते भी हो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी डिसाइपल को चूज नहीं किया है। तो ये सुनकर मार्शल अलायंस के लीडर बोल रहा होता है हेवनली डीमन तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, अगर वो तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता है तो तुम्हें इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि कोई पर्सन तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता है। तो ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है बात ये नहीं है, हमारे सेक्ट कभी भी किसी आउटर डिसाइपल को चूज नहीं करता है और हम हमारे सेक्ट के ही किसी मेंबर को अपना डिसाइपल बना सकते हैं। तो ये सुनकर मार्शल अलायंस का लीडर बोलता है मुझे लगता है तुम्हें इस लड़के को अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए क्योंकि ये आउटर लैंड से सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया है। लेकिन हम देखते हैं कि किम हेवनली डीमन से बोल रहा होता है हेवनली डीमन आखिर तुम मुझे अपना डिसाइपल क्यों नहीं बनाना चाहती, आखिर इसकी क्या वजह है। तो ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुकी हूँ, ये हमारे सेक्ट का रूल है कि हम कभी किसी आउटसाइडर को अपना डिसाइपल नहीं बनाते। तो ये सुनकर किम बोलता है मैम आखिर आप किस रूल के बारे में बात कर रही हो, इस पूरे वर्ल्ड का ही एंड होने वाला है और आपका डिमोनिक कल्ट पहले ही खत्म हो चुका है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे इस रूल की बिल्कुल भी परवाह है। तो ये सुनकर हेवनली डीमन खड़ी हो गई होती है और वो बोलती है ठीक है तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें मुझे ये शो करना होगा कि तुम मेरे डिसाइपल बनने के वर्थी हो। तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनने के लिए आए हो तो इसका मतलब है तुमने मेरी किसी टेक्निक के बारे में तो सुना ही होगा। अगर तुमने मेरी किसी टेक्निक के बारे में सुना है तो मुझे वो टेक्निक परफॉर्म करके दिखाओ, लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं कभी भी तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगी। तो ये सुनकर किम भी मान गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसी वक्त किम ने अपनी स्किल हेवनली डिमोनिक आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि किम की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लैक ऑरा निकलना स्टार्ट हो गया होता है। और इसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने ऑरा को फोकस करता है और वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से एम्परर ने इस टेक्निक को परफॉर्म किया था। और इसी वक्त किम अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और ये देखकर हेवनली डीमन बोलती है रुक जाओ, इस टेक्निक को यहीं पर रोक दो। लेकिन किम रुक नहीं रहा होता और वो अपनी टेक्निक को मुकम्मल परफॉर्म कर रहा होता है। और ये देखकर हेवनली डीमन चिल्लाकर बोलती है मैंने कहा रुक जाओ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन ने अपने ब्लैक ऑरा को यूज करते हुए अपनी स्टिक के साथ किम की स्वॉर्ड को रोक लिया होता है और वो बोलती है मुझे बताओ आखिर कहां से तुमने इस स्किल को कहां से चुराया है, ये मेरे डिमोनिक कल्ट की मेन टेक्निक है, लेकिन कोई भी आउटसाइडर इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता है, तो आखिर तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता है। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसने अपनी लाइफ फोर्स को यूज किया होता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया होता है और इस वक्त किम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन इसी वक्त हम हेवनली डीमन को देखते हैं जिसे किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए किम से बोल रही होती है मुझे बताओ आखिर तुमने इस स्किल को कहां से चुराया है। लेकिन इसी वक्त किम मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि किम
किम इस वक्त काफी ज्यादा डेविल से स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर हेवनली डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और किम बोल रहा होता है, तो मैम क्या मैं आपका डिसाइबल बनने के वर्दी हूँ या नहीं। और ये देखकर हेवनली डीमन भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और हम देखते हैं कि किम बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसके पास फौरन से एली और वाइपर आगे होते हैं। और वाइपर बोल रहा होता है, आखिर इस बेवकूफ ने अपनी लाइफ फोर्स को क्यों यूज किया है, इसकी बॉडी के अंदर से इसका सारा माना खत्म हो गया है। लेकिन किम तो हेवनली डीमन की तरफ देख रहा होता है और इसी वक्त एम्परर किम के सामने आता है और वो बोलता है, तुम बिल्कुल अपनी मौत के पास से वापस लौट कर आए हो। लेकिन इसी के साथ एम्परर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम सच में एक बहुत ही बड़े पागल हो जो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी के साथ एम्परर बोलता है, मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा फख्र है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कल से ही उसके ऊपर से न्यू सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।